जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। सोचिए, एक इंसान हर साल के स्प्रिंग सीजन में वापस जिंदा हो जाता है और वो एक ऐसी फैमिली के साथ रहता है जो कि कुछ डरावना राज छुपा रही है। सोचिए, एक इंसान जो कि मर चुका है वो वापस जिंदा कैसे हो सकता है। हमारी आज की फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है जिसका नाम है मड ब्रिक। और इस फिल्म की कहानी आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होते हैं एक कपल जाकोव और उसकी बीवी नटालिया, और उनकी एक जवान बेटी भी होती है जिसका नाम ऐना होता है। वो तीनों एक सूखे पेड़ के आगे भगवान से प्रे कर रहे होते हैं और उस पेड़ पे एक सांप होता है जो कि उनकी प्रार्थना सुन रहा था। उस पेड़ पे एक ट्रायंगुलर मार्क भी बना हुआ था और वो लोग उस पेड़ के सामने ही हमेशा प्रार्थना किया करते थे। उसी सर्बियन गांव में हम पॉल नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि उस गांव में आया था अपने मृत पिता की प्रॉपर्टी को लेने के लिए, क्योंकि उसके पिता की मौत हो गई थी और उसके पिता ने उसके नाम वो प्रॉपर्टी कर दी थी। वो अपने बैग से मैप निकालता है पता लगाने के लिए कि आखिर उसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, और तभी वो अपने हाथ को भी देखता है जो कि लाल पड़ गया था। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों है। उसके बाद जब वो रास्ते के आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर एक मूर्ति नज़र आती है जिसके ऊपर दो बंदे काम कर रहे थे। उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है जो कि एक मड ब्रेक हाउस था, यानी कि वो एक मिट्टी का घर था और वहाँ पर उसका सौतेला भाई रहता था। और उसका सौतेला भाई कोई और नहीं बल्कि याकूब ही था। याकूब उसके लिए दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर बुलाता है और हम उसके घर पे वही ट्रायंगुलर साइन को देख पाते हैं जो कि उस पेड़ में कार्व किया गया था। पॉल जब अपने भाई से मिलता है तो वो उससे पूछता है कि वो कैसा है, तो याकूब उसे देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं था। वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके बाद वो उसे अंदर ले जाता है। यहाँ पर वो उसे अपनी बीवी और अपनी बेटी से मिलवाता है। पॉल देखता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि दरअसल उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। याकूब उससे कहता है कि उसके पिता मरने के बाद उसके नाम ही वो प्रॉपर्टी कर गए हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी का असली हकदार वो है, क्योंकि जवान होते ही पॉल लंदन चला गया था अपनी पढ़ाई करने के लिए और वो यहाँ पे अकेला रहा था और उसने यहाँ पे फैमिली स्टार्ट करी थी। लेकिन उसका पिता उसे हेट करता था जिसकी वजह से उसने पॉल के नाम वो प्रॉपर्टी करी। उसके बाद पॉल ऐना की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो पढ़ाई करती है, तो ऐना उसे कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि ऐना ने अपने ग्रैंडफादर की बहुत देखभाल करी थी और वही उनके डायपर बदला करती थी, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसके नाम कुछ भी नहीं कर गए। पॉल जब ऐना की तरफ देखता है तो उसे वो अचानक से अजीब सी नज़र आने लगती है और ये देखकर पॉल हैरान हो जाता है और उसे एक हेलुसिनेशन समझता है। तभी याकूब उसे डांटने लगता है और उसे कहता है कि जब वो यहाँ से गया तो उसने उन लोगों का ख्याल तक नहीं रखा। वो बस अपनी लाइफ में बिजी हो गया और ना ही उसने पापा से कांटेक्ट किया और ना ही अपने भाई से कांटेक्ट किया। और अब इतने साल बाद जब प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लेने के लिए आ गया है। वो बस इतना ध्यान रखे कि अगर ये प्रॉपर्टी वो लेता है तो उसकी फैमिली रोड पर आ जाएगी, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। याकूब उससे ये भी कहता है कि उसका पिता हमेशा से उसे ही प्यार करता था और उसको तो वो नालायक बेटा माना करते थे, इसीलिए उन्होंने उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं करी। पॉलिस उनके उसे शांत कराता है और उससे कहता है कि ये सही समय नहीं है सब डिस्कस करने का, इसीलिए वो आराम करने जा रहा है और अगली सुबह वो इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। नटालिया ने उसके आगे चाय भी रखी होती है लेकिन वो चाय को पीता ही नहीं है और उसके बाद वो रूम में चला जाता है आराम करने के लिए। जब बेडरूम में अपना बैग खोलता है तो उसके अंदर उसे एक फ़ोटो मिलती है जो कि एक्सरे था किसी के वोम्ब का, और उसके पास उस घर के पेपर्स भी मौजूद थे। तभी उसे बाहर से किसी के भागने की आवाज़ आती है और जब खिड़की के बाहर देखता है तो वो ऐना को पाता है जो कि चोरी छुप के कहीं पे जा रही थी। इधर ऐना एक पेड़ के पास पहुंचती है और वहां से विसल बजाती है और दूसरी तरफ से उसका लवर बोडिन उससे मिलने के लिए आता है जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। ऐना उसे बताती है कि नाव फिर से आ गया है और जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी वो यहाँ पर आता ही रहेगा। उसकी शांति के लिए उसके पिता ने भगवान से एक डील करी है कि अगर वो अपने ही खून को सैक्रिफाइस करेगा तो नाव यहाँ पे आना बंद कर देगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो ये नाव जिक्र कर रही थी वो पॉल के बारे में कर रही थी और पॉल को वो नाव इसीलिए कह रही थी क्योंकि दरअसल पॉल मर चुका था और मरने के बाद भी वो बार बार वापस आया जा रहा था। वो कैसे मरा और वो बार बार वापस कैसे आ पा रहा है वो आपको आगे पता चलेगा। बोडिन उससे कहता है कि उसके पेट में तो उनका बच्चा है, तो ऐना बोडिन को बताती है कि दरअसल उसके पेट में उसका बच्चा है ही नहीं। ये सुन के बोडिन हैरान हो जाता है और तुरंत वहां से चला जाता है और इससे हम जान पाते हैं कि ऐना के पेट में जो बच्चा था वो किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता का ही बच्चा था। यानी याकूब ने अपनी ही बेटी का शोषण किया था और उसे प्रेग्नेंट किया था ताकि उसके बच्चे को पैदा करके वो उसकी बलि चढ़ा सके। रात को ऐना जब घर वापस आती है तो वो ईश्वर से प्रे करने लगती है और तभी याकूब उसके रूम में आता है और उसके तकिए के नीचे उसे एक चाकू मिलता है और ये देखकर वो समझ जाता है कि वो चाहती है कि वो अपने बच्चे को पहले ही मार डाले, इसीलिए वो उस चाकू को अपने पास रख लेता है। अगली सुबह पॉल जब उठता है तो वो देखता है कि उसका पूरा हाथ अब लाल पड़ चुका है
और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो रूम से बाहर निकलता है तो वो नटालिया को देखता है जो कि एक वुडन पेंटिंग की तरफ हाथ रखे उसे देख रही थी। पॉल उससे कहता है कि वो अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑफिस जा रहा है, तो नटालिया वहाँ पर उसे नाव कह के पुकारती है। ये सुन के पॉल उससे कहता है कि उसका नाम नाव नहीं है बल्कि उसका नाम पॉल है, क्योंकि दरअसल पॉल को खुद नहीं पता था कि वो मर चुका है और मरने के बाद भी वो यहाँ पर आया है, क्योंकि दोस्तों पॉल को इस बात का खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो मर चुका है। उसके बाद पॉल बाहर जाता है जहाँ पर वो याकूब और उसकी बेटी को काम करता हुआ देखता है और वो याकूब से कहता है कि वो अपने पिता के पेपर्स को लेने के लिए जा रहा है और जैसे ही वो डेथ सर्टिफिकेट लाएगा वैसे ही प्रॉपर्टी के पेपर पे उसे साइन करना पड़ेगा। याकूब उससे कहता है कि वो सर्टिफिकेट लेकर आए, वो तुरंत साइन कर देगा। उसके बाद वो वहाँ पर ऐना से बात करना चाहता है लेकिन याकूब उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। उसके बाद पॉल रिकॉर्ड ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो वही दो लोगों को देखता है जो कि एक मूर्ति पर काम कर रहे थे। जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो वहां पर वो उन पेपर्स के बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक इंस्पेक्टर उसे बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि उसके पेपर अभी अप्रूव नहीं हुए हैं तो वो अभी उसे नहीं दे सकते। पॉल उससे पूछता है कि उसे पहले से ही कैसे पता है कि वो पेपर्स के लिए आया है, तो इंस्पेक्टर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। रात को बोडिन जब वापस घर जा रहा होता है तो वहाँ पर वो याकूब को देखता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी रहा था। याकूब भी उसे घूरे जा रहा था और इसे वो समझ जाता है कि ज़रूर उसकी बेटी ने बोडिन को सच बता दिया है। इधर आना जब घर में होती है तो वो उस बच्चे को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पॉल आ जाता है जिससे वो रुक जाती है। पॉल उसे रोक के पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही थी, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और बोडिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर बोडिन को बताती है कि वो अपनी जान लेने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर नाव आ गया और उसने उसे रोक दिया। बोडिन उससे कहता है कि वो इस दुनिया में उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, तो वो उससे कहती है कि वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी ताकि वो दोनों साथ हो सके। बोडिन उससे कहता है कि उन्हें पॉल को सारी बात बतानी होगी ताकि उसे पता चल सके कि आखिर वो कौन है, तो ऐना उससे कहती है कि ये काम वो करेगी। इधर पॉल जब याकूब को देखता है तो वो उसे बताता है कि उसकी बेटी ऐना चाकू लेकर घूम रही थी। याकूब उससे कहता है कि कल के लिए वो तैयार रहे क्योंकि वो उसे ट्रैक्टर में लेके जाएगा लकड़ी काटने के लिए, और अगर वो उसकी बेटी से दूर रहेगा तो अच्छा होगा। ये सुन के पॉल हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर उसकी बीवी आ जाती है। तभी याकूब अपने शेड में जाता है और वहाँ पे जितने भी औजार होते हैं वो सबको एक साथ इकट्ठा करता है और उसके बाद वो गड्ढा खोद के उन औजारों को उसके अंदर डाल देता है ताकि उसकी बेटी उन औजारों तक ना पहुँच सके और अपनी जान ना ले सके। अगली सुबह पॉल जब अपने कमरे में होता है तो फिर से वो उस एक्सरे को देखता है और वो अपनी बीवी को याद करता है जो कि प्रेग्नेंट थी और वो उसका ही एक्सरे था। वो याद करता है कि कैसे उसने अपनी बीवी को कन्विंस किया था उस बच्चे को गिराने के लिए, क्योंकि उसका मानना था कि वो दोनों इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हैं कि वो बच्चे को संभाल पाएंगे, और उसने उससे कहा था कि वो उसे मौका तो दे, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और उस बच्चे को गिरवा दिया था। और इसी रीज़न की वजह से उसकी बीवी उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई थी। अब पॉल जब ये सोचता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है और इधर हम सभी गाँव वालों को देखते हैं जो कि उस मूर्ति के आगे खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। पॉल जब घर में होता है तो वहाँ पर उसे काफ़ी अजीब सा महसूस होता है और जब वो उस वुडन पेंटिंग की तरफ देखता है तो उसे काफ़ी अजीब सा लगता है, इसीलिए वो उस पेंटिंग को उठाकर दीवार से नीचे रख देता है। जब याकूब वहाँ पर आता है और देखता है कि उसने पेंटिंग को नीचे रख दिया है तो वो उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उस पेंटिंग को नीचे रखने की। वो तुरंत उस पेंटिंग को उठा के फिर से वहाँ पर लगा देता है और उसे कहता है कि वो उसका मेहमान है तो मेहमान बन के रहे, वो उसके घर के सामान को बिल्कुल भी ना छुए। उसे जाने के बाद पॉल शेड से एक पेंट लेकर आता है और उस पेंट से वो घर की खिड़की को रंगने लगता है। उसके बाद वो फिर से रिकॉर्ड ऑफिस में जाता है अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन वहाँ मौजूद ऑफिसर फिर से उसे मना कर देता है। उसके जाने के बाद वो उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट बाहर लेकर आता है जहाँ पर वो उसे जला देता है ताकि वो डेथ सर्टिफिकेट उसे कभी भी ना मिल सके। इधर हम याकूब को देखते हैं जो कि अपने घर में बहुत ज़्यादा रो रहा था और उसकी बीवी उसके पास आके उसे संभालती है। याकूब उससे कहता है कि ये सभी पाप उसने किया है और उसके पापों की सज़ा उसके परिवार को मिल रही है। जब पॉल वापस घर में आता है तो वो देखता है कि खिड़की पे कोई और पेंट हो गया है, जिसे कि वो समझ जाता है कि ये पेंट ज़रूर याकूब ने ही किया होगा। तभी नटालिया उसे बुलाती है लंच करने के लिए और जब वो टेबल पे बैठता है तो वो उसे खाना सर्व करती है। खाना खाने से पहले वो लोग ग्लोरी टू वेलेस कहते हैं और पॉल भी इसे कहता है और उनसे कहता है कि क्या ये बॉन अपीटिट की तरह है, तो वो लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। दोस्तों दरअसल वेलेस एक स्लाविक गॉड हैं जिनकी पूजा ये पूरा परिवार किया करता था और इनफैक्ट ये पूरा गाँव उनकी पूजा किया करता था और इस गाँव में वो जो मूर्ति थी वो वेलेस की ही मूर्ति थी। पॉल उनसे कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है, अगर वो लोग चाहें तो वो इस घर में रह सकते हैं और उसका डाइवोर्स हो चुका है जिसकी वजह से वो वापस नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो चाहता है कि वो उन लोगों के साथ ही रहे।
तभी पॉल को याद आता है कि ये सब चीज़ें वो पहले भी उनसे बोल चुका है, और वो उनसे पूछता है कि यह ऐसा वाक्य पहले भी हो चुका है। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसके दिमाग का डेजा वू है और कुछ भी नहीं। उसके बाद जाकोब उसे अपनी शीप्स के पास ले जाता है और उससे कहता है कि वो उन्हें फीड करे, और उसकी बेटी उन शीप्स का दूध निकाल रही थी। पॉल वहाँ एना से पूछता है कि उसको कितने महीने हो गए प्रेग्नेंट हुए, तो वो उसे बताती है कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद पॉल उससे पूछता है कि इसका पिता कौन है, और इस बात का जवाब एना नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जब पॉल उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि बोडिन उसे देख रहा है, और ये देखकर उसे लगता है कि शायद बोडिन ही उसका पिता होगा। तभी बोडिन उसके पास आता है और उससे माफ़ी मांगते हुए वो उसे एक पेपर देता है, और ये सुनकर वो सोचता है कि आखिर उसने उससे माफ़ी क्यों मांगी। वो अपने कमरे में जाके उस पेपर को पढ़ता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि नाव एक ऐसी सफरिंग लाता है जो कि एंडलेस होती है, और जो नाव होता है उसकी कई सारी डेस्टिनीज हो सकती हैं। अगर कोई नाव को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता तो वो वापस आता है उससे बदला लेने के लिए। पॉल ये सब पढ़ के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इन सब का मतलब क्या हो सकता है। उसके बाद पॉल बाहर जाता है, जहाँ पर वो एना को देखता है जो कि कपड़े सुखा रही थी, और वो उसे बताता है कि उसके दोस्त बोडिन ने उसे एक नोट दिया है, और उस नोट में जो कुछ भी लिखा है उसे पूरी तरह समझ में नहीं आया है। एना उससे कहती है कि उसे लगा था ये सब पढ़ के उसे याद आ जाएगा, लेकिन पॉल उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या याद करना है। पॉल उससे कहता है कि वो एक फैमिली की तरह है, तो वो उससे कोई भी बात ना छुपाए और सारी सच्चाई बताए। अगर वो चाहती है कि वो बोडिन के साथ भाग के शादी करे तो वो उसकी शादी भी करवाएगा, लेकिन वो उससे कहती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बोडिन का है ही नहीं। तभी वहाँ पर जोआक आ जाता है, जिसे देखकर एना अंदर भाग जाती है, और जोआक पॉल को अपने साथ लेकर जाता है और उससे कहता है कि उसने कई बार कहा है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। पॉल ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगती है, और जोआक अपनी बेटी को रूम में ही लॉक कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर रहेगी तो वो पॉल को सच्चाई बता देगी। बोडिन रात तक जब एना का इंतजार कर रहा होता है तो वहाँ पर नहीं आती, जिसे वो समझ जाता है कि उसके पिता ने ज़रूर उसे ट्रैप करके रखा होगा। इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर उसके घर में जाता है और उसके दरवाजे को तोड़ने लगता है, और पॉल जब उसे रोकता है तो वो उसे बताता है कि वो बच्चा उसका नहीं है। पॉल ये सुन के याकूब से पूछता है कि आखिर वो क्या कह रहा है, तो याकूब इससे गुस्सा हो जाता है और वो एक्स लेके बोडिन का पीछा करने लगता है। और बोडिन जब अपने पिता के पास पहुंचता है तो याकूब उसे एक्स से जान से मार डालता है, और वो उसके पिता से कहता है कि ईश्वर के लिए उसने ये किया, और उसका पिता उसे कुछ भी नहीं कहता और वापस अपने घर में चला जाता है। एना भागते हुए वहाँ पर आती है और बोडिन की लाश को देखकर वो उसके सामने रोने लगती है, क्योंकि उसने अपने प्यार को खो दिया था। वहीं पे पॉल ज़मीन के अंदर एक दरार देखता है, और उस दरार के अंदर वो खुद को देखता है जो कि पहाड़ की चोटी पे खड़ा था, और उसे अब याद आ जाता है कि आखिर वो कौन है और उसका यहाँ पे क्या अस्तित्व है। दरअसल वो कई साल पहले वहाँ पर आया था अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए, और याकूब ने उससे कहा था कि वो उसे पहाड़ की चोटी पे ले जाएगा क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है। और जब वो उसके साथ वहाँ पर गया था तो उसने बात करी थी कि वो सेटल होने के लिए तैयार है, वो भी यहाँ पर रहेगा और वो भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकता है। लेकिन याकूब चाहता था कि वो पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए, इसीलिए उसने पहाड़ की चोटी से उसे धक्का देकर जान से मार डाला था, और इसी पाप की वजह से उसकी फैमिली में कर्ज फैल गया था। यानी कि पॉल की जो आत्मा थी जिसे वो नाव कह के पुकारते थे वो पूरी तरह शांत नहीं हो पाई थी। इसीलिए पॉल हर स्प्रिंग में बार बार वहाँ पर आता था अपने पिता की प्रॉपर्टी लेने के लिए। उनकी फैमिली के लिए एक कर्ज की तरह हो गया था, क्योंकि हर स्प्रिंग में पॉल की आत्मा वहाँ पर वापस आती थी और उसके बाद वो उन्हें कोई ना कोई दर्द देकर जाती थी। दोस्तों, सर्बिया के स्लाविक फोकलोर में नाव का मतलब होता है कि वो आत्मा जो कि कभी शांत ना हो सके। यानी कि पॉल की जो आत्मा थी वो नाव थी जो कि शांत नहीं हुई थी और वो हर स्प्रिंग में वापस आ जाती थी, और ये एक साइक्लिक कर्ज था जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला था जब तक कि वो फैमिली पूरी तरह मर ना जाए। अब पॉल को जब ये पता चलता है कि वो एक नाव है तो वो हैरान हो जाता है, और इधर जोआक की फैमिली उस पेड़ के आगे प्रे करने के लिए जाती है, लेकिन तभी एना वहाँ से भागकर अपने आप को फांसी लगा लेती है, जिससे कि एना की मौत हो जाती है। और जोआक और नटालिया जब ये देखते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। नटालिया जोआक से कहती है कि ये सब उसके कारण हुआ है, और जोआक अपनी बेटी का पेट फाड़ता है और उसका नवजात बच्चा बाहर निकालता है, और वो उसे सांप के सामने रखता है जिसे वो भगवान माना करता था, लेकिन वो सांप उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जैसे कि जोआक समझ जाता है कि ईश्वर ने उसकी बलि को एक्सेप्ट नहीं किया है, और इसका मतलब ये था कि अब उनका अंत निश्चित है। अब वो सभी गांव वाले एना का फ्यूनरल करते हैं, और एना की माँ इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि उसके पिता की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी बेटी को मिस करती है। अब यहाँ से याकूब की लाइफ पूरी तरह बर्बाद होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ईश्वर ने उसके सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया था। और अगली सुबह जब वो सब्जियों को देखने के लिए जाता है तो सारी सब्जियां सड़ चुकी थी, और इसकी वजह से उनको खाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी।
उसकी बीवी उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से याकूब को रात को नींद भी नहीं आती थी। अगली सुबह याकूब जब फिर से वापस अपने जानवरों को देखने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी मुर्गियां अब मर गई हैं, जिससे कि वो समझ गया था कि वो कर्ज धीरे धीरे सब कुछ ले जाएगा। रात को वो अपनी वाइफ के लिए खाना लाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और ये कह के वो उसे पीटने लगती है। अगली सुबह याकूब जब अपने शेड में जाता है तो देखता है कि उसकी सारे शीप्स भी मारे गए हैं, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। जब वापस अपने घर में आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ हिलडुल नहीं रही है, और जब उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो भी मर चुकी है। अब उस कर्ज की वजह से याकूब की सारी खुशियाँ छिन गई थी और वो तुरंत अपनी वाइफ को दफना देता है। जब वो अकेले ही घर में रहने लगता है तो वो अपनी बीवी और वाइफ की आत्माओं को भी वहाँ पर देखता है, जो कि आके उसे बार बार हॉन्ट कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही वो दोनों मारी गई थी। अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि घर के अंदर से खून निकल रहा है, जिसका ये मतलब था कि वो खूनी है और उसने पूरे घर को खून से रंग दिया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और एक हथौड़ा लेकर दीवार को तोड़ने लगता है। और उसके बाद वो बाहर जाता है और उसे पॉल नज़र आता है, और वो उसे कहता है कि उसने उसकी सारी फैमिली को उससे छीन लिया। पॉल उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, वो यहाँ पर सेटलमेंट करने आया था और उसने उसे जान से मार डाला था, और इसीलिए कर्ज उस पर लग गया था और इसीलिए उसकी फैमिली ख़त्म हुई। याकूब उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। उसे अपनी बाहों में दबोच लेता है और उसे लेकर वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, और याकूब की भी वहाँ पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उस घर में आग लग जाती है। और हम पॉल को देखते हैं जो कि उस घर के बाहर बैठकर उस घर को जलता हुआ देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर जो पॉल था वो इंसान नहीं था, बल्कि वो पॉल की आत्मा थी, जो कि हर स्प्रिंग में वापस आ जाती थी अपने भाई को परेशान करने के लिए। दरअसल हुआ यह था कि पॉल को उसके सौतेले भाई ने जान से मार डाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी उसे मिले। और जब पॉल वहाँ पर आया था तो बहुत साल पुरानी बात थी, लेकिन फिल्म में हमें ये दिखाया गया है कि उसके मरने के बाद ये एक तरह का कर्ज बन गया, और इससे ये लूप बन गया जिससे कि पॉल हर स्प्रिंग में वापस आता था उन्हें परेशान करने के लिए। लेकिन पॉल को ये नहीं पता होता था कि वो एक आत्मा है। आपने स्टार्टिंग सीन में ध्यान दिया होगा कि पॉल एना को एक छोटे रूप में भी देखता है, जिसका ये मतलब था कि पॉल यहाँ पर पहली बार तब आया था जब एना बहुत छोटी रही होगी, और मरने के बाद वो नाव की आत्मा बन के वापस बार बार आता रहा था, और तब तक एना बहुत ही बड़ी हो चुकी थी और उसके पेट में एक बच्चा भी था। अब इस साइकिल को रोकने के लिए याकूब ने भगवान से डील करी थी कि अगर वो उसे अपने खून का सैक्रिफाइस चढ़ाएगा तो वो साइकिल रोक दे, और उसने अपनी बेटी का शोषण किया ताकि उसका खून उसके थ्रू पैदा हो सके, क्योंकि उसकी बीवी बूढ़ी हो गई थी और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। उसका ये प्लान था कि जब उसका बच्चा होगा तो वो उसकी बलि चढ़ा देगा, जिससे कि उसका ईश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन ये प्लान उसका कामयाब नहीं हो पाया। एना इस बात से नाराज थी कि उसके पिता का बच्चा उसके पेट में है, इसीलिए वो खुद की जान लेना चाहती थी, लेकिन उसका पिता उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाता था। जब एना के बॉयफ्रेंड ने पॉल को सारी बात बताने की कोशिश करी तो याकूब ने उसके बॉयफ्रेंड को ही जान से मार डाला, जिसके बाद एना बहुत ज़्यादा रूठ गई थी, इसीलिए उसने अपने आप की भी फांसी लगा ली। और जब वो मरी तो उसके पिता ने उसका पेट फाड़ा और उसके संतान को बाहर निकाला, और जब उसने अपने गॉड के सामने उसे रखा तो सांप मुंह मोड़ के चला गया। इसका ये मतलब था कि उसके गॉड ने उसकी जो सैक्रिफाइस है वो एक्सेप्ट नहीं करी, और अब ये डील टूट चुकी थी, इसीलिए भगवान ने उसकी मदद नहीं करी, और नाव का कर्ज कामयाब हुआ और उसकी बीवी भी मारी गई और उसके सारे जानवर भी मारे गए, और अंत में नाव ने उसे भी जान से मार डाला। दोस्तों स्लाविक फोकलोर में नाव का ये मतलब है कि वो आत्मा जो कि शांत ना हुई हो, और जब ये आत्मा शांत नहीं होती तो वो बार बार साइकिल में वापस आती रहती है, सिर्फ उस सीज़न में जिस सीज़न में उसकी मौत हुई होगी, और हर सीज़न में वापस आकर वो बहुत सारी सफरिंग देती है। इस फिल्म में हमें कुछ जगह पे ट्रायंगुलर साइंस भी दिखाए गए हैं, जिसका ये मतलब है कि वो साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, यानी कि जो भटकती आत्मा है वो वापस से स्प्रिंग में आएगी और उन्हें दर्द देगी, और ऐसा प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा और ये एंडलेस है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।